हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी टॉपिक लेवल की, 10% लॉ की और कुछ और कॉन्सेप्ट की बात कर ली थी, ठीक है। और ओजोन लेयर के बारे में थोड़ा सा बताया था। तो आज मैं ओजोन लेयर स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन परत, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है। तो ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O3। क्या होता है? O3। इसमें ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं इसके? ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक साथ जुड़ते हैं तो वो अपने क्या बनाते हैं? O3 मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? ओजोन बोला जाता है, ठीक है। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इसको बनाया कैसे जाता है? तो इसका 2 रिएक्शन, इसमें 2 रिएक्शन प्रोसेस होता है। क्या होता है? 2 रिएक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। फॉर्मेशन में कैसे बनाते हैं? सबसे पहले जो हमारा O2 है उसको मैं O सिंगल बॉन्ड O लिख सकता हूं, कैसे जुड़ता है, ठीक है। तो यहां पर क्या आती है, जो यूवी रेज आती है वो आती है, ठीक है, और उसको क्या करती है? ब्रेक कर देती है। क्या कर देती है? तोड़ देती है। क्या कर देती है? तोड़ देती है। और तोड़ने के बाद इसको O, ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन बना देती है। क्या बना देती है? 2 नेसेंट ऑक्सीजन में बदल देती है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यहां पर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उसके साथ जाके ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो रिएक्ट कर लेता है और क्या बना लेता है? हमारा O3, जिसे हमने क्या बोला है? ओजोन। क्या बोला है? ओजोन। तो इस तरीके से ओजोन बनता है। हाँ बोल। एक ऑक्सीजन टूट के 2 नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा। बिल्कुल, 2। एक ही बनेगा। नहीं, 2 बनेंगे क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है ना। फिर O2 के साथ एक ही नेसेंट ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो O3 बनेगा। हाँ, एक ही जुड़ेगा ना, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। तो ये क्या जुड़ जाएगा? ये वाला किसी और के साथ जुड़ जाएगा। इसी तरीके से फॉर्मेशन होगी। बस में तो इस तरीके से ओजोन बनता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में इस तरीके से ओजोन बनता है। तो ओजोन में बनाने का पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? यूवी रेज, ठीक है। जो बनाता है वो उसी को क्या करता है? रोकता भी है, ठीक है। तो ओजोन के काम क्या होते हैं? ओजोन का सबसे पहला काम होता है यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करना, ठीक है। वर्क ऑफ ओजोन, ऐसा हेडिंग डालो, ठीक है। ओजोन के काम, ओजोन के काम, ये फॉर्मेशन भी पूछेगा। हाँ, पूछ लेते हैं एक बार। देखो, सबसे पहला काम होता है प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेज, ठीक है। क्या करता है? हमें यूवी रेज से, यूवी की किरणों से बचाता है, बचाता है। इसका सबसे मेन काम यही है। क्या करता है? यूवी रेज से हमें बचाता है। और तुम्हें पता ही है यूवी रेज हमारे स्किन के लिए कितनी हानिकारक होती है। उसकी वजह से स्किन कैंसर, उसके बाद प्लांट्स में शॉर्टनिंग और भी बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा काम क्या होता है ओजोन का? ओजोन का दूसरा काम क्या होता है? अरे वो एक स्किन कैंसर से हो जाता है। वो तो यही हो गया ना, यूवी रेज से बचाता है। तो ठीक है, तो मेन काम इसका यही है कि हमें क्या करता है? ये ओजोन से प्रोटेक्ट करता है। इसका एक ही काम है, ठीक है। क्या करना? यूवी रेस को क्या करना? डिफ्लेक्ट कर देना। क्या कर देना? डिफ्लेक्ट कर देना। बात समझ में आ गई? तो ओजोन क्या होता है, कैसे बनती है और क्या काम करती है, ये तीनों पॉइंट क्लियर है आपको? हाँ, कोई डाउट इसमें? नहीं डाउट? ठीक है। अब बात करते हैं कि हम यहाँ पे एक वर्ड पढ़ रहे हैं अपनी बुक में, डिप्लीटेशन ऑफ ओजोन। ये डिप्लीशन ऑफ ओजोन ये क्या होता है? डिप्लीशन का मतलब होता है कि द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर का एक पर्टिकुलर जगह पे पतला होना, ठीक है। ओजोन लेयर जो होती है वो स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। तुम्हें पता है कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसमें 4-5 लेवल्स है। एक है तुम्हारा ट्रोपोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, ऐसे है ना, ठीक है। एक्सोस्फेयर, आइनोस्फेयर, ये सब स्फीयर्स हैं, ठीक है। तो जो ओजोन होती है वो बेसिकली कौन से स्फीयर में मिलती है? स्ट्रेटोस्फीयर पे मिलती है। किस स्फीयर पे? स्ट्रेटोस्फीयर पे मिलती है, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फीयर पे ऐसे तो नहीं होगी कि ये पतली सी एक होगी, ये थोड़ी बड़ी होगी ना, मोटी सी होगी, हाँ, जिसमें सारे ओजोन होंगे, ठीक है। गैस ही तो है, तो ये बड़े से रेंज में होगी। तो किसी जगह पे ऐसा होता है कि ओजोन जो होता है, वो जो ओजोन की इतनी बड़ी सी लेयर होगी ना, वो क्या होने लगी? पतली होने लगी। होने लगी पतली। और इसी को क्या बोला जाएगा? ओजोन डिप्लीशन। क्या बोला जाएगा? ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन में क्या होता है? जो ओजोन लेयर होती है वो क्या होती है? पतली होती है। क्या होती है? पतली होती है, ठीक है।
भैया। हाँ। ओजोन लेयर तो वो ऐसे फैली होती है हाँ। पूरे में। हाँ। वो पतली ऐसे करके होती है कि वो ऐसे करके होती है? ऐसे ही होगी ना, चपटी होगी। तो पूरी पतली हो जाएगी ऐसे ही तो। हाँ, तो वही तो डिप्लीशन है, उसी को डिप्लीशन बोला जाता है। ठीक है, तो जिस जगह पे ओजोन की सबसे पतली थिकनेस होगी, तो देखो थिकनेस अगर पतली है तो ज्यादा से ज्यादा क्या आएगी, यूवी रेज अंदर आएंगी। अगर यूवी रेज अगर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अंदर आएंगी तो वो क्या करेंगी, बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स दिखाएंगी। ठीक है, तो अब जो ये डिप्लीशन होता है ओजोन लेयर का, ये किस वजह से होता है? सबसे मेन कारण है हमारे घरों से इमिट होने वाले CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है कि और ऐसी गैसेस, ठीक है, जो कि पेंट से, स्प्रे से निकलती है, जो ओजोन को, जैसे CH2 CF2 Cl2, ठीक है, ये जो होता है ये भी एक क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है इसका नाम भी। ठीक है, ये गैसेस क्या करती हैं, ओजोन के साथ रिएक्ट कर लेती है। क्या कर लेती है, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ना, इसके साथ रिएक्ट कर लेती है। और जब इनके साथ रिएक्ट कर लेती है तो ओजोन आगे बनता ही नहीं है। अगर ओजोन बनेगा नहीं तो ओजोन क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ठीक है, तो ओजोन बनना हमेशा चलता रहता है, ओजोन बनना हमेशा चलता रहता है। ठीक है, अगर ओजोन बनना बंद हुआ, अगर ओजोन बनना बंद हुआ तो वहां पे क्या हो जाएगा, ओजोन लेयर क्या होने लगेगी, श्रिंक होने लगेगी, पतली होने लगेगी। ठीक है, और उसी को क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, ओजोन डिप्लीशन। क्या बोलेंगे, ओजोन डिप्लीशन। बात समझ में आएगी कैसे होती है? जो हमारी CFC होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो क्या करती है, इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेती है, रिएक्ट कर लेती है, और इस नेसेंट ऑक्सीजन को खुला नहीं छोड़ती, जिसकी वजह से ये दोबारा ऑक्सीजन के साथ जाके रिएक्ट नहीं कर पाता। और ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट नहीं कर पाएगा तो क्या नहीं बना पाएगा, O3 मॉलिक्यूल नहीं बना पाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट O3 के साथ रिएक्ट नहीं करते खाली नहीं, ये नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन ही तो बना रही है ना, तो अगर ये किस पे अटैक करेगी, नेसेंट ऑक्सीजन पे अटैक करती है। ठीक है, और ये क्या करती है, ये बना लेती है, इसके साथ कोई कंपाउंड बना लेती होगी, और हमारा नेसेंट ऑक्सीजन बुक हो गया तो वो जाके इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। अगर रिएक्ट नहीं कर पाएगा तो क्या नहीं बना पाएगा, O3 नहीं बना पाएगा। तो सबसे मेन वजह क्या है इसकी, वो है हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इंडस्ट्रीज में हर जगह से जहां पे भी CFC निकलती है, और भी नाम होते हैं इनके, इनको बोला जाता है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ODS। क्या बोला जाता है इनको, ODS, मतलब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, मतलब ओजोन को पतला करने वाले पदार्थ, ओजोन को पतला करने वाले पदार्थ, इसको ODS ही पढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही ODS पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें CFC भी आ गई तुम्हारी, और बाकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का और भी बहुत सारी गैसेस आ गई इसके अंदर, जो ओजोन को क्या करती है, इस नेसेंट ऑक्सीजन का रिएक्ट कर लेती है, और उसकी वजह से ओजोन लेयर क्या हो जाता है, डिप्लीट होने लगता है, पतला होने लगता है। ठीक है, तो कोई बताएगा मुझे ओजोन होल, जो ओजोन डिप्लीट हो रहा है, सबसे बड़ा एग्जांपल कहाँ है उसका, अंटार्कटिका। कहाँ है, अंटार्कटिका। वहां पे भी स्पेसिफिक, वही क्यों हुआ? देखो इमिशन तो सारा शहरों में होता है, वहां तो कोई रहता भी नहीं है, तो बताओ मुझे कि वही क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर तो भाई वहां पे तो कोई है ही नहीं ना, पॉल्यूशन फैलाने के लिए तो कोई है ही नहीं वहां पे। सारा पोल्यूशन उड़ के बाहर जाता है। हाँ, उड़ के जाता है, बट कैसे जाता है? हाँ, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। तो अंटार्कटिका के ऊपर क्या होता है, लो प्रेशर होता है, और जहां पे लो प्रेशर होता है वो क्या करता है, हाई प्रेशर से चीजों को खींचता है। तो जब ये जो CFCs होती है, ये एटमॉस्फेयर में पहुंचती है, एटमॉस्फेयर में जो विंड होता है उसकी मदद से ये कहां पहुंच जाती है, अंटार्कटिका पहुंच जाती है, और वहीं पे जाके क्या होने लगती है, इकट्ठा होने लगती है। और वहां पे जब ये इकट्ठा होती है तो वहां पे क्या करती है, ये नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने लगती है, और जब नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी तो क्या होगा, वहां पे ओजोन लेयर डिप्लीशन होगा। ठीक है, ओजोन की जो परत होगी वो क्या होगी, पतली होने स्टार्ट हो जाएगी। कोई वापस सही भी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है कि अगर हम CFC ना करें तो इसके लिए 1942 आई थिंक 1950 सॉरी 1987 में एक
वो प्रोटोकॉल साइन किया गया जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, जिसके अंदर जो भी ये ओडीएस सब्सटेंसेस हैं, क्या है, ओडीएस सब्सटेंसेस हैं, इनका यूज बैन किया गया। पहले हमारे फ्रिजेस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो वो फॉर्म होती थी ना फ्रिजेस के अंदर, वो किससे बनती थी, क्लोरोफ्लोरो, और उससे वो भी निकलती थी, क्लोरोफ्लोरो गैस निकलती थी, जिसकी वजह से ये मिशन होता था, तो उसको बैन कर दिया गया आपसे, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया, पूरे वर्ल्ड वाइड से बैन कर दिया गया। इसीलिए अब तुम ये न्यूज़ भी सुनते हो कि जो ओजोन होल था वो अब श्रिंक हो गया, पतला हो गया, ठीक है, वहां पे भरपाई हो गई है, ठीक है, ओजोन होल जो है वो धीरे धीरे मतलब वो वहां पे जो रीजन था ना वो हो गया, फैल गया, ठीक है, ओजोन बनना वहां पे फिर से नॉर्मली स्टार्ट हो गया है। बात समझ में आ गई? हाँ, क्लियर है इतना? ओजोन फिर सबसे पहले वहीं पर बनता होगा। नहीं, ओजोन तो पूरी जगह पे बनता है ना, ओजोन हर जगह पे बनता है, हाँ, ओजोन हर जगह पे बनता है, बस वहां पे ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो मात्रा है वो ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है, ज्यादा बढ़ने की वजह से वहां पर जो ओजोन लेयर है उसमें होल हो गया, होल तो नहीं होगा एक्चुअली, वहां पे पतला हो गया, ठीक है। ओजोन पे डैमेज में ही लेंगे सीएफसी। हाँ, सीएफसी इज द मेन रीजन, ठीक है। और एक और अगर तुम्हें मेंशन करना तो ओडीएस के बारे में कर देना, ओडीएस में सारे सब्सटेंसेस आ जाते हैं जो उसको करते हैं। और सीएफसी कहां से इमिट होता है, फ्रिज से, स्प्रे, पेंट, इन सब जगह से क्या होता है, ये इमिट होता है, इंडस्ट्री से भी होता है, हाँ, सब जगह से हटा दिया गया है। हाँ, हार्मफुल गैसेस भी ले सकते हैं। हार्मफुल गैसेस में वो गैसेस होनी चाहिए जो पर्टिकुलरली इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हो, नेसेंट है, ठीक है, तो कुछ ही गैसेस होती है ना, सारी तो नहीं है, कुछ ही होती है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है ओजोन लेयर के बारे में, सब क्लियर हो गया, कैसे बनती है, क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें किससे बचाती है, यूवी रे से, और यूवी रे से बचाती है, इसकी वजह से हमें स्किन कैंसर नहीं होता, जो प्लांट होता है, प्लांट में जो हाइट होती है ना वो भी रुक जाती है इनकी वजह से, ठीक है, प्लांट की शॉर्टनिंग होने लगती है, और इसकी वजह से जो ईल्ड है वो भी कम होने लगती है। ईल्ड का मतलब क्या होता है कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितना अनाज उगता है, ठीक है, वो ईल्ड कम हो जाती है, क्योंकि अगर प्लांट की हाइट छोटी होगी तो अनाज भी तो कम उगाएगा वो, ठीक है, अगर अनाज कम उगाएगा तो उस जगह की क्या होगी, ईल्ड भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो दो तीन चीजें तुम लिख सकते हो, स्किन कैंसर लिख सकते हो, ठीक है, उसके बाद कैटरेक्ट, सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट, कैटरेक्ट हो जाता है। कैटरेक्ट क्या होता है, जब आई के सामने क्या बन जाता है, व्हाइट कलर का एक छल्ली जैसी बन जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो विजन होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। हर साल 4 लाख केसेस हमें कैटरेक्ट के देखने मिलते हैं इसी वजह से, ठीक है, बात समझ में आई? यूवी रेस तो फिर भी आते हैं ना, हाँ, समझ में आ गया, मोतियाबिंद बोलते हैं इसको हिंदी में, हाँ। ओजोन का कोई और भी इफेक्ट है ह्यूमन बॉडी पे? हाँ, यूवी रेज नहीं, बस वही है, स्किन कैंसर और ये बस, हाँ, और जीन पे भी इफेक्ट करता है, जीन जो होता है ना उसमें भी चेंजेस ला देते हैं, ठीक है। तो क्लियर है यहां तक, किसी को डाउट इसमें पूरा कर लोगे, अपने यहां से लिख लोगे, ठीक है। तो आपके लिए आज का होमवर्क ये है कि आप ओजोन लेयर के ऊपर 3 चीजें लिख के लाओगे, एक ऐसा टाइप का लिख के लाओगे, पहले बनती कैसी है, फॉर्मेशन, काम क्या करती है, और कैसे ये खत्म हो रही है, ठीक है, ये 3 चीजें होमवर्क लिख लो, फॉर्मेशन, ठीक है, कॉजेस, ठीक है, और तीसरा कि हार्मफुल इफेक्ट, ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट, कॉजेस और फॉर्मेशन, ये 3 चीजें आपको ओजोन लेयर के बारे में लिख के लानी है, कि ओजोन लेयर कैसे बनती है, ओजोन लेयर से क्या हानिकारक वो होता है, हमें हानि होती है, और ओजोन लेयर किस तरीके से खत्म होती जा रही है उनके कारण, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा क्या, कि किस तरीके से गार्बेज जो होता है, कचरा, उसकी क्या कर सकते हैं, हम उसको मैनेज कर सकते हैं, मैनेजिंग द गार्बेज, ठीक है। तो उसके लिए हमने 4R पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, 4R, कोई बताना चाहेगा, चारों R क्या, रिसाइकल, रीयूज, 5R होते हैं, उसके बाद 5R होते हैं, बट हम 4R ही पढ़ने हैं, ठीक है, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस और रीयूज हो गया, एक और बताओ, रिफ्यूज, ये वैसे 5वां R था, रिफ्यूज, ठीक है, मिटाऊं फिर, 4 का तो हो गया, रिफ्यूज हो गया, एक रीयूज हो गया, रिसाइकल हो गया, रिड्यूस हो गया, और रीस्टोर, हाँ, रिस्टोर, हाँ, बस, ठीक है,
हेडिंग डालिए मैनेजिंग द गार्बेज। ठीक है, हिंदी में क्या है? कूड़े का प्रबंधन, कचरे का प्रबंधन, कचरा प्रबंधन। हाँ भाई बोल के रहे हो फिर से, कचरा प्रबंधन। ठीक है, तो जो भी कचरा हमारे घरों में, फैक्ट्रीज में और बाकी जगहों बनता है, ठीक है, उसको एक सेफली तरीके से डिकम्पोज करवाना, उसको एक सेफली तरीके से खत्म करना, वो किसके अंदर आता है? मैनेजिंग द गार्बेज में आता है। ठीक है, अब कचरा 3-4 टाइप का हो सकता है। ऑर्गेनिक कचरा हो सकता है, फल सब्जी का, है ना, और खाना पीना, ये हो गया। ठीक है, एक होता है इनऑर्गेनिक, जैसे प्लास्टिक हो गया, उसके बाद प्लास्टिक वाला मोस्टली, ठीक है, ये सारे। या ऐसे भी बांट सकते हो, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इफेक्ट से डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो नहीं होते, मतलब जो नहीं होते हैं। ठीक है, 300 करोड़ साल लगा ले। ठीक है, तो 2 तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल और एक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब जैविक और अजैविक, जैविक पदार्थ और अजैविक पदार्थ। जैविक पदार्थों को खत्म करने के लिए सूक्ष्म जीवों की सहायता ली जाती है, बट अजैविक चीजों को खत्म करने के लिए सूक्ष्म जीव कुछ कर ही नहीं सकते, प्लास्टिक तो खा ही नहीं सकते, है ना। तो इस वजह से 2 तरह के कचरे होते हैं, दोनों चीजों को करने के लिए अलग अलग मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड जो आपकी बुक में दिया गया है वो है रिसाइकल का। क्या दिया गया है? रिसाइकलिंग। ठीक है, क्या दिया गया है? रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या बोला जाता है? पुनः उपयोग। हाँ बस पुनः उपयोग कहते हैं नीलू। पुनः ये वाला नहीं दूसरा ना वाला। पुनः उपयोग। ठीक है, इसमें क्या करा जाता है? कोई चीज है उसको बार बार हम यूज कर सके। ठीक है, बार बार उसको क्या करें? मतलब रिसाइकल मतलब उसको डाल दे, उससे नई चीज बन जाए, जैसे कोई प्लास्टिक का मग है, वो टूट गया, ठीक है, तो उसको हम रिसाइकल के लिए डाल देंगे, तो उसको गला के दूसरा नया मग बना लिया जाएगा। ठीक है, तो जितना प्लास्टिक हमारे पास है, अगर हम उसी को बार बार रिसाइकल करके यूज करते रहे तो क्या होगा इससे कि जो प्लास्टिक वेस्ट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? रिसाइकल में क्या करना है? जो भी हमारा कचरा जो पुराना हो चुका है, टूट फूट गया है, उसको रिसाइकल के लिए दे देना है, उसको रिसाइकल करके नया सामान बना के हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्रिपेयरिंग कंपोस्ट। खाद बनाना। ठीक है, जैसे कि हमारे घर में जो भी ऑर्गेनिक चीजें हैं, जैसे प्याज के छिलके, आलू के छिलके, फल, है ना, ये सब, और जो हमारा वेस्ट होता है ना, वो सारा, उन सबको क्या कर सकते हैं? हम खाद बना सकते हैं। उन सबको क्या कर सकते हैं? खाद कैसे बनाया जाता है? एक पेड़ खोदते हैं, ठीक है, उसके अंदर वो सारी चीजें डाल देते हैं और उसको कवर कर देते हैं कुछ दिनों के लिए। फिर वो क्या होता है? कुछ दिनों बाद वो उसके बाद मिट्टी मिल जाती है और उस चीज का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? हम प्लांट्स में डाल सकते हैं, इसकी वजह से हमें नेचुरल खाद मिल जाएगी, हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तरीका ये है। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है कि हम उसको क्या करें? लैंडफिल्स में डाल दें। क्या करें? लैंडफिल। ठीक है, जमीन में खोद के भर दे। ठीक है, लैंडफिल। ठीक है, बहुत सारा कूड़ा है, ठीक है, क्या करें? उसको जमीन में डाल दो, विद टाइम वो क्या हो जाएगा? गल जाएगा, सड़ जाएगा और खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है? जब हमारे घर से गंदा पानी निकलता है, ठीक है,
हमारा यूज किया वो पानी तो वो गंदा होता है, डायरेक्टली इसको नदी में छोड़ेंगे तो नदी क्या हो जाएगी, पॉल्यूटेड हो जाएगी। ठीक है, तो उसको हम डायरेक्टली नदियों में ना छोड़ने की जगह पहले उसको कहां भेजे, सीवेज प्लांट में भेजे, जहां पे उस पानी को क्या किया जाएगा, प्यूरिफाई किया जाएगा और उसके बाद उसको वहां पे छोड़ा जाएगा। ऐसा एक सीवेज प्लांट हमारे यहाँ पे कापासीडा में भी है, FMT के पास। ठीक है, जहां पे पानी की सफाई की जाती है। ठीक है, क्योंकि देखो पानी में आजकल सब कुछ डाल देते हैं। ठीक है, हाँ अब मैं बताता हूँ पानी में कचरा डालने का रिकॉर्ड पता है क्या है? आज नेट पे जाके यही चीज सर्च करना, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ। ये क्या है? ये कचड़े का ढेर है इन द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के अंदर ये कचड़े से बना हुआ एक टापू है। और ये कचड़ा कहां से आता है? ये आता है USA और जापान से। और वो पता है क्या करते हैं? वो डायरेक्टली अपना जो कचड़ा होता है ना, जो प्लास्टिक कचड़ा होता है, उसको डायरेक्टली पानी में डाल देते हैं। और वो जो कचड़ा है वो पानी में तो डिसॉल्व होगा नहीं, वो इसीलिए करंट के साथ, जो पानी में करंट्स होते हैं ना, पढ़ा हुआ ज्योग्राफी में, उन करंट्स के साथ आके एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं और वो क्या बनाते हैं, इस चीज को फॉर्म किया उन्होंने आज तक में। अगर तुम समुद्र में जाओगे ना तो तुम्हें बहुत ज्यादा प्लास्टिक का कचरा मिलेगा। सोचो ये ऐसे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हमने जो गार्बेज है उसको क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो आपके लिए दूसरा होमवर्क ये है कि आपको मैनेजिंग गार्बेज पे ऊपर एक शॉर्ट नोट लिख के लाना है। ठीक है, इन चारों प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हुए। बात समझ में आ गई? हाँ, बात समझ में आ गई? यहां तक चैप्टर क्लियर है? हाँ, देखो दो होमवर्क है तुम्हारे लिए। पहला है ओजोन के बारे में लिख के लाना, ठीक है, और दूसरा ये गार्बेज वाले के बारे में। ठीक है, शॉर्ट नोट। ठीक है, दोनों के ऊपर क्या लिख के जाना है, शॉर्ट नोट लिख के जाना है। ठीक है, हाँ। सेकेंड वाला, इसमें क्या करते हैं हम ना, जो भी हमारी जो ऑर्गेनिक चीजें होती हैं, जैसे आलू के छिलके, जो भी है, जो ऑर्गेनिक चीजों खाते पीते हैं या निकालते हैं, उन सब चीजों को लेते हैं और उनको एक गड्ढे में डाल के बंद किया जाता है। ठीक है, कुछ टाइम बाद उसको खोला जाता है तो वो जो होता है मिट्टी का मिल जाता है और वो एक बहुत अच्छा खाद बनाता है। क्या बनाता है? बहुत अच्छा खाद। उस खाद का इस्तेमाल हम प्लांट में कर सकते हैं, जिससे प्लांट को बहुत सारा वो न्यूट्रिशन मिल सकता है। हाँ, सीवेज ट्रीटमेंट में जो हमारा गंदा पानी होता है, जो घरों से निकलता है, फैक्ट्री से निकलता है, उसको डायरेक्टली रिवर्स में ना छोड़ के एक प्लांट में भेजा जाता है, जहां पे उस पानी को ट्रीट किया जाता है, साफ किया जाता है। उसके बाद उसको पीने लायक बनाया जाता है, या अगर पीने लायक नहीं बनता है तो उसको इतना साफ कर दिया जाता है जिससे उसको अगर हम पानी में या समुद्र में छोड़े तो उससे वजह से उसमें समुद्र में पॉल्यूशन ना हो। हाँ, फिल्टर किया जाता है। हाँ, गार्बेज को हम बहुत बार पानी में फेंक देते हैं ना, तो उसको भी तो क्लीन करना पड़ता है। तो उसका फिर यूज कंपोस्ट बनाने में या उसको जला देंगे, अलग अलग प्रोसेस से उसको जो भी गंदगी बनती है ना, वहां पे स्लैग बनता है। क्या बनता है? स्लैग। ठीक है, उसको अलग कर दिया जाता है। तो अलग अलग तरीके हैं ना, जरूरी थोड़ा ना जलाएंगे, और भी तरीके हैं। ठीक है, हाँ, तुम दोनों की बातें खत्म नहीं होगी। बाहर निकल के पूछ, मुझसे पूछ ले, उससे नहीं पूछना। भैया एक बात बता, जैसे कि जो मिट्टी होती है, अब इसमें हम लोग फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, जब हमें पता चल गया हमें फर्टिलाइजर नुकसानदायक है, तो हम लोग मैन्योर का यूज क्यों नहीं करते? तेरे को तेरे घर वालों ने बोला होगा बहुत बार कि बाहर की चीजें मत खाया कर। हाँ। खाता है ना तू? मैं खाता हूँ। नहीं, बता ना, खाता है। एक महीने ऐसे तो ऐसे बच्चे होते हैं ना जो खाते हैं, एक महीने भी खाता है ना। क्यों खाता है? मजा आता है ना, मजा आता है ना, आता है ना। तो फर्टिलाइजर का यूज भी इसलिए करते हैं ताकि फर्टिलाइजर से क्या होता है, उनको ज्यादा पैसे मिलते हैं। पैसे कैसे मिलते हैं? ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो उससे ज्यादा प्लांट ग्रोथ होगी, और ज्यादा प्लांट ग्रोथ होगी तो उससे ज्यादा उनको पैसे मिलेंगे। क्या मजा आता है? मिट्टी को ये मजा आता है कि उनको प्रोटीन और न्यूट्रिशन सब मिल जाता है। NPK सुना है कुछ? नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये तीन चीजें किसको चाहिए होती है? मिट्टी को चाहिए होती है, ताकि वो अपने अंदर में से प्लांट्स को ग्रो कर सके। नाइट्रोजनस साइकिल पढ़ा है तूने? नहीं पढ़ा? पढ़ लेना, ठीक है। समझ में आ गया? दोनों टॉपिक क्लियर है?
यहाँ तक? हाँ, तो ये वाला चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, जाने के लिए नहीं बोला।